गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पूरा का पूरा धातु और अधातु को फटाफट से। देखो, हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर को याद रखना होता है। जब भी रिवाइज कर रहे होते हैं या रिवीजन हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें से पॉइंट वाइज खेलना पड़ता है। रिमेंबर दिस पार्ट कि जितना ज्यादा आप लोग शॉर्ट में रिविजन करते हो एंड डिटेल में याद रखते हो उतना ही बेहतर आपके लिए एग्जाम में रहता है। तो चलिए इसी ट्रिक का यूज करते हुए हम पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट से रिवाइज मारते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले समझना होता है कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया पदार्थ धातु है या फिर अधातु है। तो मैं हमेशा शुरुआत यही से करती हूँ बच्चों की आपको बता दूं, हमारी प्रकृति में टोटल 118 तत्व पाए जाते हैं। इन 118 तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली होती है आपके पास धातु, दूसरी कहलाती है अधातु और तीसरी होती है जिन्हें हम कहा जाता है उपधातु। एंड इनमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है कि धातु और अधातु के गुण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यानी कि अगर धातु के अंदर चमक है तो अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं अगर विद्युत का चालन करती है ना, तो अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करेंगी। तो ये जो दोनों चीजें हैं कैसी होती है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं विपरीत होती है। और उपधातुएं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होती है वे उपधातुएं जो कि कभी कभी धातु कभी कभी अधातु की तरह व्यवहार दर्शाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे पास में दो इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। धातुओं के एग्जाम्पल आप सभी जानते हो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सोना, चांदी है ना, Ag, Au इत्यादि। ठीक है, इत्यादि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इसी प्रकार से अधातुओं के उदाहरण होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2 है ना, क्लोरीन Cl2, सल्फर S8 इत्यादि। तो ये आपके पास में धातु, अधातु और उपधातुओं के हम लोगों ने कुछ उदाहरण लिख रखे हुए हैं। परंतु अब हम इनके भौतिक गुणधर्म जानते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की। सबसे पहली जो गुण होती है वो है कि धातुएं कठोर होती है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि धातुएं थोड़ी सी ठोस होती है एंड उनमें पावर होती है। अगर मैं बोलूँ कि आप लकड़ी के ऊपर, लकड़ी तो खैर ना ही धातु है ना ही अधातु है, वो मिक्सचर है, पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन कैसी होती है, अधातु है। और वहीं पर आपके पास में जो लोहा है वो धातु है। तो लोहे में ना ताकत है, लोहे में शक्ति है, इसीलिए हम उसका प्रयोग घर बनाने में करते हैं। परंतु हम किसी अन्य पदार्थ का करते क्या, नहीं। धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है और इनमें शक्ति होती है, यानी कि ये वजन को संभाल सकती है। दूसरी चीज, धातुओं को ठोकने पीटने पर आपको ध्वनि महसूस होती है। अगर आप धातु को ठोकोगे तो टन 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 की आवाज उत्पन्न होती है। इसीलिए हम लोग धातुओं का प्रयोग करते हैं बहुत सारे वाद्य यंत्रों में। वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जिनको आप लोग क्या करते हो, बजाते हो। तो वाद्य यंत्रों में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है चालकता। ये कैसी होती है बेटा, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है ना। ऊष्मा की और विद्युत की धातुएं सामान्यतः सुचालक होती है। परंतु आपको ध्यान रखना है एक और बात को कि सुचालक होने के साथ साथ यह जो धातुएं है कहीं ना कहीं हर कोई धातु एक जैसी होगी क्या, नहीं। तो धातुओं में या अधातुओं की मैं बात करती हूँ, अगर पूरी धातुएं एक पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर रही है, फॉलो करती है, तो कोई ना कोई तो अपवाद होता ही है। अपवाद वे पदार्थ जो कि क्या करते हैं, उल्टा उल्टा व्यवहार दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लेड होता है वह अपवाद है। वह अपवाद क्यों है, अपवाद शब्द का मतलब समझा देती हूँ कि अपवाद जो कि विपरीत गुण दर्शाता है। ये क्या करता है, विपरीत गुण वाला। ठीक है, यानी कि यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का थोड़ा सा बेकार चालक होता है। फिर आती है तीसरा गुण, जिसको आप लोग कह सकते हो, तीसरा गुण आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, ये तीसरा गुण है आपके पास में आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का जो तात्पर्य होता है उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है बेटा कि ठोकने पीटने पर चादर का रूप धारण कर लेना, है ना। यानी कि आप पीटते हो तो पीट कर चादर का रूप धारण करना है, चादर में बदल जाना, इसका मतलब होता है आघातवर्धनीयता का। यानी कि जब आप लोग क्या करते हो, पीटते हो किसी भी चीज को, आप उसको बहुत जोर जोर से ठोकते हो, उसका हथौड़ा मारते हो, तो पीटने से वो क्या हो जाता है, चादर के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये धातुओं के गुण होते हैं। दूसरा गुण होता है तन्यता। तन्यता एक ऐसा गुण है जहां पर आपकी धातुएं क्या करती है, इनको अगर आप लोग खींचते हो तो खींचने पर क्या बन जाते हैं, खींचने पर आपको तार की प्राप्ति होती है। खींचने पर क्या बन जाते हैं बेटा, खींचने पर ये तार बन जाते हैं। इस गुण को
हम कहते हैं कि आपकी जो धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है। और याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोने से आप बहुत लंबा 2 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हो, और चांदी से आप लगभग 200 ग्राम से बहुत लंबा, मतलब 200 मिलीग्राम से आप लगभग 200 मीटर का तार खींच सकते हो। ये इतनी ज़्यादा तन्य होती है। और इसी कारण से आपने जो वायर देखे होंगे, तो वायर जनरली आप देखते हो ना, जो विद्युत के वायर होते हैं, तांबे के बने होते हैं, जो तार होते हैं घर में लोहे के तार होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि बाइंडिंग कर सके, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग तार देखते हैं, वो कैसे होते हैं, तन्यता गुण के कारण, क्योंकि धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है, उनको आप खींच करके तार बना सकते हो। ठीक है, फिर आती है आपके पास में गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक एक ऐसा गुण है जहां पर आप पिघलाते हो, ठीक है, और क्वथनांक जहां पर वो गैस में रूपांतरित होता है, और अगला है घनत्व। तो अब यहां पर आपको समझा दूं कि जो गलनांक और क्वथनांक की बातें हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पिघलना। ठीक है, तो पिघलना, और इसको आप कहते हो कि आपकी धातुएं कैसी हो रही, पिघलना। और जो क्वथनांक होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि पिघलने के बाद जब गैस में रूपांतरित होना। तो ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। उच्च मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम लगभग 1800-1900 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे गर्म करना पड़ता है, और उतना गर्म करने के बाद में फिर जाकर ये पिघलती है। तो गलनांक ये वह तापमान होता है जिस पर आपकी धातुएं पिघलती हैं। गलनांक क्या है, वह ताप जिस पर क्या होगा, धातुएं पिघलती है। आप इसको इस तरीके से ही लिखिएगा कि वह ताप जिस पर धातुएं क्या कर रही है, धातुएं पिघल जा रही है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप लिखोगे कि जो गलनांक होगा, वह ताप जिस पर धातु पिघलती है। पिघल जाती है मतलब कि जैसे लोहे को गर्म करोगे तो लोहा कैसा नरम हो जाता है, और फिर और गर्म करने पर बिल्कुल एकदम लिक्विड बन जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है, तो उसे कहा जाता है गलनांक। क्वथनांक मतलब कि वो कि जिस तापमान पे भाप के रूप में रूपांतरित होता है। चमक होती है, इनमें चमक पाई जाती है, और सभी के सभी धातुएं जो रंग होता है वो कैसा होता है, इनका जो रंग होता है लगभग ये धूसर रंग। धूसर मतलब कि आप इसको स्लेटी कलर भी बोल सकते हो। सामान्यतः धातुएं स्लेटी रंग की होती है, सोना लेकिन पीला रंग का होता है, सोना पीला होता है। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो कॉपर है यानी कि तांबा जो होता है वो कैसा होता है, कहीं ना कहीं लाल रंग का होता है। अदरवाइज सभी धातुएं लगभग स्लेटी रंग की होती है। घनत्व कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। घनत्व कैसा होता है, सभी धातुओं का अधिक होता है। तो ये आपके पास में ध्यान रखने वाली चीजें थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में जो धातुएं होती है कैसी होती है, कठोर होती है, और इनमें शक्ति पाई जाती है। परंतु यहाँ पर भी अपवाद होते हैं। अपवाद कौन कौन है मैं लिख देती हूँ आपके सामने। अपवाद आपके पास में पाए जाते हैं। सबसे पहला अपवाद होता है सोडियम और पोटेशियम। ये कैसी होती है बेटा, बहुत ही मुलायम धातुएं कहलाती है। ये इतनी मुलायम धातु होती है कि आप इसको चाकू से काट सकते हो ना, इसको आप चाकू से काट सकते हो, इतनी ज्यादा ये कैसी होती है, मुलायम धातुएं होती है। ठीक है, तो ये इसकी कठोरता यानी उल्टे गुण दर्शाने वाला अपवाद है। इसी प्रकार से जो आपकी धातुएं होती, जैसे मैंने आपको समझा रखा हुआ है कि शक्ति इनके पास में बहुत ज्यादा होती है। कमरे के तापमान पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है, ठीक है, परंतु हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सिमिलरली बच्चा मरकरी यानी कि जो पारा होता है वो कैसा होता है, कमरे के तापमान पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर कैसा होता है बेटा, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप कह सकते हो सभी धातुएं ठोस होती है। आप यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिए, अवस्था कैसी होगी, सभी धातुओं की ठोस होती है, परंतु कहीं ना कहीं पारा जो होता है वो कैसा होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात करते हैं अधातुओं की। जैसे मैंने कहा था कि धातुओं के जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, अधातुओं के गुण होते हैं। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातुएं चमकहीन होती है, लेकिन आयोडीन बेटा क्या होता है, अपवाद। अपवाद मतलब समझ जाइएगा, अपवाद का मतलब ही समझ लो कि अपवाद मतलब कि ये उल्टा। आयोडीन में चमक है, सभी धातुएं ढल होती है, उनमें चमक नहीं पाई जाती, उनमें कोई एकदम शाइन नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी एकमात्र अधातु है जिसमें चमक होती है ना। सारे गुण विपरीत दर्शाने वाले को अपवाद कहते हैं। तो सभी अधातुएं चमकहीन होती है, लेकिन इसके पास में कैसी होती है, चमक पाई जाती है।
भौतिक अवस्था, अधिकांश धातुएं कैसी थी? ठोस थी। तो जो अधातुएं होती है वो अधिकांशतः गैस होती है, ठोस होती है। द्रव सिर्फ एक ही होती है बेटा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक मात्र ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पे कैसी होती है? द्रव रूप में पाई जाती है। कठोरता बेटा, कठोरता नहीं पाई जाती है ना, ये कैसे होते? कठोर नहीं होते, अधातुएं कठोर नहीं होती, परंतु सिर्फ हीरा कठोर है। यानी ध्यान रखिएगा, हीरा एक अपवाद है। हीरा क्या है? अपवाद है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। फिर बात करते हैं भंगुरता की। भंगुरता मतलब कि आपके पास जैसे यहाँ पर जब आप धातुओं को पीट रहे थे तो वो क्या हो रही थी? चादर में बदल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा। यहाँ पर आपकी जो अधातुएं है वो कैसी हो रही है? भंगुर है। भंगुर मतलब के टूट के बिखर जाना, यानी कि आपने पीटा तो पीटने पर टूट के बिखर जाना, ये गुण पाया जाता है। जैसे आप लोगों के माचिस की तिल्ली में ना फास्फोरस लगा होता है, जो माचिस की तिल्ली में एक काला काला सा भूरा भूरा सा जो पदार्थ होता है वो फास्फोरस होता है। तो वो उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि फास्फोरस जो है उसको अगर आप दबाते हो ना तो उसकी चादर बनती क्या? नहीं, चादर नहीं बनती, वो सीधा क्या हो जाता है? बुरादे में बदल जाता है। तो इस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। दूसरा होता है चालकता। तो बेटा याद रखिएगा कि सभी अधातुएं कैसी होती है? कुचालक होती है, उष्मा की भी और विद्युत की भी, परंतु अपवाद पाया जाता है। अपवाद ध्यान रखना है आपको। अपवाद होता है आपके पास में जिसे आप कहते हो आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व बेटा कैसा होता है? अधातुओं का बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब बात करते हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रासायनिक गुणधर्मों की तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया करवाना। इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म का मतलब कुछ और नहीं होता। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि सिर्फ आप क्या करवा रहे हो? अभिक्रिया करवा रहे हो। अभिक्रिया कैसे करवा रहे हैं? हम अभिक्रिया करवाएंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, हम धातुओं की अभिक्रिया O2 के साथ में करवाएंगे, हम धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ में करवाएंगे, धातुओं की अभिक्रिया हम लोग काय के साथ में करवाने वाले हैं, अम्लों के साथ करवाने वाले हैं, और अम्ल के बाद सबसे अंत में करवाएंगे अभिक्रिया धातु के लवणों के साथ में, है ना। तो धात्विक लवणों के विलयन के धातु, तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है धात्विक लवण, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब O2 के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? O2 के साथ में जब भी अभिक्रिया होगी तो याद रखिएगा कि धातु प्लस अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमेशा आपको धातु का क्या मिलने वाला है? ऑक्साइड मिलने वाला है। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धातु का क्या मिलता है बेटा? ऑक्साइड प्राप्त होता है। जल के साथ में क्या मिलेगा? जल के साथ में हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल के साथ में याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जब भी अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। H2 गैस क्या होने वाली है? मुक्त होने वाली है, और साथ में क्या बनेगा बेटा? लवण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अम्लों के साथ में बात किया जाए, अम्लों के साथ में भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? लवण की प्राप्ति होती है। परंतु याद रखना कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास में जो जल है, जल के साथ में हमें क्या मिलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, हमें धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो धातु के आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या मिलने वाले हैं? हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कई बार हाइड्रोक्साइड मिलता है, कई बार ऑक्साइड मिलता है। किससे अभिक्रिया हो रही सब बताओगी आपको। अम्लों के साथ में हाइड्रोजन गैस और लवण मुक्त होते हैं, और अगर धात्विक लवण है तो बेटा यहाँ पर ना विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसको ही याद रखना है आपको। ये चार्ट छोटा सा बना रखा है मैंने, इसको ही हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये चीजें। तो सबसे पहला जो आपके पास में अभिक्रिया हो रहा है वो अभिक्रिया किसके बारे में है बच्चा? ये अभिक्रिया आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे मैंने समझाया था कि जब भी धातु ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी धातु का ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ये प्रकृति क्षारीय होती है, ध्यान रखिएगा। और अधातुओं की कैसी होती है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम,
ये सभी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फटाफट अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, यहाँ पर धातु के ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, और आपको बता दूं सोडियम और पोटेशियम ये जो दोनों धातुएं हैं ये इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं कि वायु के संपर्क में आते से ही अभिक्रिया कर लेती है। अतः इनको बच्चों मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये कैसी है, ये धातुएं जो होती है कैसी है, अत्यंत अभिक्रियाशील है। ये अत्यंत बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है और ये अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करते हैं, ये अभिक्रियाशील है। ठीक है, अत्यंत अभिक्रियाशील है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके चलो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपको समझा देती हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये था कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सभी धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में धातु के ऑक्साइड बनाती है। एक उदाहरण लिख देते बेटा, उदाहरण के लिए सोडियम ने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ बनाता है सोडियम ऑक्साइड। अगर इसको आप लोग पानी में मिलाओगे तो ये बेटा प्रबल क्षार का निर्माण भी करता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को एक क्षारीय धातु के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम को जब आप लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हो तो आप सभी को प्राप्त क्या होता है, यहाँ पर आप सभी कह सकते हो कि आपको प्राप्त होता है, और दैट पार्ट इज कि इसको बैलेंस करना मत भूलिएगा। बैलेंसिंग करना बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को सोडियम को बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सीजन हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाई 2 है ना, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाई 2 तो 2 ऑक्सीजन 4 सोडियम, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाती है MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 2 और यहाँ पे भी बाय कर दीजिए 2। और आप भी जानते हो कि पानी में घोलने पर यह भी क्षार प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने समझाया था कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षार प्रकृति के होते। कैसे होते हैं, क्षार प्रकृति के होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे मैंने समझाया कि सभी के सभी धातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, परंतु कुछ कुछ ऐसी धातुएं भी होती है जो कि कभी कभी अम्लीय और कभी कभी क्षारीय ऑक्साइड का व्यवहार भी दर्शाती है। इसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि यह अम्लीय और अम्लीय के साथ साथ बच्चों क्षारीय प्रकृति भी दर्शाती है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, उभयधर्मी ऑक्साइड के। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार की तरह व्यवहार करता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर लवण की प्राप्ति हुई, जल की प्राप्ति हुई। सिमिलरली अगर इसको मैंने किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई तो क्षार के साथ में जब इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये व्यवहार करता है बिल्कुल एक अम्ल की भांति की, ये अम्लीय ऑक्साइड है और फिर हमें लवण और जल की प्राप्ति करवाता है। यहाँ पर जो लवण मिला है NaAlO2 तो इसे कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। इसके अलावा जो मध्यम जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके पास में सोना है ना, तो सोना, चांदी Au, Hg, ठीक है, Ag, प्लेटिनम नहीं करती अभिक्रिया है ना, नहीं करती। ये क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसके साथ में, जल के साथ में अभिक्रिया। अब जल के साथ में देखो हर किसी धातु की अभिक्रिया एक जैसी नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो सामान्यतः वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब बात यह है कि धातु और जल, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम धातु को जब मैंने पानी में डाला तो पानी में डालते से ही सोडियम धातु क्या करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और याद रखिएगा यह बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है, जिससे ये जो धातु है सोडियम उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास में कौन सी अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बताती है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंड ये जो हाइड्रोक्साइड है बच्चा, ये सिर्फ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं बनाती है। कम अभिक्रियाशील धातुएं या मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो है वो ऑक्साइड का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए हर कोई धातु
एक जैसे पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। याद रखिएगा, जितना गर्म पानी उतनी तेज अभिक्रिया होती है। तो जैसे मैंने बोला कि सोडियम धातु जो होती है वो इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती। तो सोडियम पोटेशियम धातु जो होती है, ठीक है, कैल्शियम धातु इत्यादि ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेती है, जबकि आपके पास में गर्म पानी से अभिक्रिया करने वाली धातु होती है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्या कर लेती है, गर्म जल से भी कभी कभी अभिक्रिया कर लेती है, कैल्शियम भी करती है ऑफ कोर्स। ठीक है, आपको सोडियम पोटेशियम के लिए गर्म जल की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, भाप से अभिक्रिया। अब होता क्या है बच्चा कि गर्म पानी के पास में ऊर्जा ज्यादा होती है तो अभिक्रिया कर लेगी, लेकिन बात करते हैं भाप से अभिक्रिया। तो भाप के साथ में जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि लोहा, जिंक, है ना, एल्यूमिनियम इत्यादि जो है अभिक्रिया करते हैं। हाँ जी, एल्यूमिनियम गर्म पानी से भी करता है, बट बेसिकली आप गर्म पानी से मत ही लिखिए, यहाँ पर आप सिर्फ लिखिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होते हैं वो गर्म पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और अभिक्रिया करके सिर्फ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ने अभिक्रिया करी जल के साथ में तो हमें मिलेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड के साथ में बच्चा यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, परंतु जब मैं बात कर रही हूँ भाप से अभिक्रिया, भाप मतलब कि पानी को आपने इतना उबाला कि भाप बन गया और फिर उसके साथ में अभिक्रिया करेगा। ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करेगा ये धातु, और ना ही गर्म पानी से। मतलब लोहे की अगर अभिक्रिया होगी तो बेटा वो होगी सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ में। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना क्या नहीं, यहाँ क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे भूल जाते हैं, इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जल से अभिक्रिया ना करने वाले। तो बेटा जो जैसे कि सोडियम आप लोग जान रहे हो, यहाँ पर AuHG, है ना, AuAgHG इत्यादि जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। अब बात करते हैं आगे, दूसरी वाली जो आपके पास में अभिक्रिया होती है वो है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जब भी अम्लों से अभिक्रिया करती है तो ये धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस की मुक्ति करती है। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम धातु को मैंने किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया, तो यहाँ पे अभिक्रिया करके आपको मिलता है बेटा सोडियम क्लोराइड नमक, और यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, परंतु ध्यान रखना, परंतु यहाँ पर एक और अपवाद होता है कि कुछ कुछ धातुएं जो है बेटा जैसे कि तांबा, परंतु तांबा जैसी धातुएं जो होती है यह अभिक्रिया नहीं करती। तांबा जैसी धातुएं यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। नो रिएक्शन, इसका मतलब है नो रिएक्शन, नो अभिक्रिया। तो तांबा जैसी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, तो फिर ये अभिक्रिया किससे करती है, तो जब बेटा धातु को आप लोग नाइट्रिक अम्ल में डालते हो, तो जब आप लोग कॉपर की अभिक्रिया को नाइट्रिक अम्ल से करवाओ, है ना, HNO3 से करवाते हो, यानी कि आपके पास में नाइट्रिक अम्ल में जैसे ही आपने तांबे को डाला, तांबे में डालते से ही आपको मिलता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2, और यहाँ पर बच्चों आपको फिर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, यहाँ मिलता है पानी और फिर नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड। तो ये होती है भूरे रंग की गैस। ठीक है, तो ये आपके पास में अम्लों के साथ में अभिक्रिया होने पर बेटा, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। उसके अलावा जो ध्यान रखना है वो ये है कि सोना और प्लैटिनम जैसी धातुएं जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करती, वो बेटा फिर एक्वा रेजिया से अभिक्रिया करती है। और एक्वा रेजिया एक प्रकार का घोल होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 के साथ में लगभग 3:1 में जुड़ा हुआ होता है, और यह बेटा भभकता हुआ द्रव होता है जिसमें अभिक्रिया करते से ही गोल्ड और जो प्लेटिनम जैसी धातु है वो पिघल जाती है। अब जो लास्ट आपको चीज ध्यान रखनी है वो है धातुओं की क्षार के साथ में अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, हर कोई धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, पर कुछ कुछ धातुएं जैसे कि आपके पास में जिंक और एल्यूमिनियम क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या करेगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक प्रकार का यौगिक बनाती है, जैसे कि नमक, है ना। तो आप सभी जानते हो कि सोडियम एक धातु है ना, सोडियम एक धातु है। क्लोरीन बेटा क्या होती है, एक अधातु होती है। तो क्लोरीन गैस है, सोडियम धातु है। तो जब सोडियम धातु क्लोरीन अधातु से मिलती है तो ये नमक का निर्माण करती है। क्या करती है बेटा, नमक
नमक का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने त्याग दिया, ठीक है, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। किसको त्यागा, ये त्यागा क्लोरीन को। क्लोरीन के पास में एक ऋणात्मक जो आवेश है वो ज्यादा है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अतिरिक्त है, आवेश अतिरिक्त है ना। इसे कहा जाता है आयनिक यौगिक। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करा, तो आप कह सकते हो कि इसका निर्माण धातु और अधातुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, हम आयनिक यौगिक कहते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, जब मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के पास में, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में बेटा कितने पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जब ये अभिक्रिया करती है बेटा, तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ती है, तो आप सभी कह सकते हो कि आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके क्या करने वाली है, यहाँ बना लेती है मैग्नीशियम 2+ और O के पास में बेटा कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में बन गया Mg और यहाँ पे कर दीजिए 2 का गुना, बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप देख सकते हो कि आपके पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या हो चुके हैं, आपस में जुड़ करके MgO का निर्माण कर चुके हैं। इसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहां पर मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा और ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो मैग्नीशियम से वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है, जो कि एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। अब आयनिक यौगिकों के बारे में कुछ खास बात करते हैं, इनके गुण। तो बेटा सबसे पहला गुण होता है कि ये पहली बात ठोस और कठोर होते हैं। ठोस और कठोर, जैसे कि आपने नमक देखा है, तो नमक कैसा होता है, ठोस भी होता है और कठोर भी होता है, मजबूत होता है एकदम, है ना, पाउडर होता है, बुरादा होता है। तो इसके गलनांक उच्च होते हैं, यानी आप नमक को गर्म करोगे ना, गर्म करने पर वो द्रव रूप में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, वो गर्म करते रहो तो गर्म करते रहो, कुछ नहीं होगा नमक को। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। मतलब तुम इसको लगभग 700-800 डिग्री सेल्सियस दोगे तब जाकर वो द्रव रूप में आएगा। तो ये बेटा इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, पिघलते हैं। फिर विद्युत के कैसे होते हैं, बढ़िया चालक होते हैं, कब, गलित अवस्था में। याद रखिएगा, अच्छे चालक कब होते हैं, जब ये गलित अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में, गलित या द्रव रूप में बहुत बढ़िया से क्या करते हैं, ये पिघलते हैं पानी के अंदर, बहुत अच्छे से ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, ये पानी में घुलनशील होते हैं, नमक पानी में घुल जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म थे। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। तो जैसे मैंने समझाया था कि एक और अभिक्रिया छूट गई बच्चा, धातु की धात्विक लवणों से अभिक्रिया। तो आप सभी ने समझा है विस्थापन अभिक्रिया को, तो मैं वापस से समझाऊंगी नहीं, विस्थापन अभिक्रिया ही होती है आपके पास में। तो बेसिकली आप सभी जानते हो, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास में जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको मिल जाती सक्रियता श्रेणी। तो ये सक्रियता श्रेणी में आप देख सकते हो, जो ऊपर उपस्थित तत्व है ये कैसे होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील है। बीच में आपके पास में मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, ये हाइड्रोजन आपके पास में अधातु है, और इसके नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। और बेटा ये देख सकते हो कि आप यहाँ पे ये इनकी घटती हुई क्रियाशीलता श्रेणी है, तो इसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। अब बात करते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, जिसका नाम दिया जाता है धातु निष्कर्षण। ये आपके चैप्टर के अंदर बेटा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। धातु निष्कर्षण में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज समझनी पड़ती है कि धातुओं को आप अलग अलग कैटेगरी में बांटते हो जब आपको धातु की प्राप्ति करनी है। अब आप सब जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर धातुएं अलग अलग रूपों में पाई जाती है, कोई पहाड़ों से निकालता है, कोई चट्टानों से निकालता है, कोई समुद्र के लवणों से धातुओं की प्राप्ति कर सकता है। तो होता क्या है कि आपके पास में धातुएं 2 रूपों में पाई जाती है, एक होती है मुक्त अवस्था, दूसरी होती है संयुक्त अवस्था, ठीक है। तो धातुएं हमेशा आपको अभिक्रिया करके ही प्राप्त होगी, वो बेटा डायरेक्ट नहीं मिलती है ना, कहीं से आपने खोदा और धातु मिल गई, ऐसा नहीं होता। पृथ्वी से धातुओं का निष्कर्षण करना पड़ता
पड़ता है, यानी कि हमको शुद्ध रूप में प्राप्त करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है 3 विधियां। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे अभिक्रियाशील धातु, जैसे कि आपके सामने दिया गया है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं रहती। अधिकांशतः अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं को बेटा समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। कहां से? समुद्रों से, लवणों से प्राप्त करते हैं और फिर हम करते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यह वह प्रक्रिया है जहां पर आप इनके लवणों के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करते हो और आयन के माध्यम से क्या करते हो? पृथक्करण करते हो। तो आप सभी जानते हो कि लवणों के अंदर धातुएं कैसी होती है? धनावेशित होती है। इन पे क्या पाया जाता है? धनावेश होता है। और जो अशुद्धियां होती है, यानी जो हमको क्या प्राप्त करना है, हमें तो धातु प्राप्त करनी है, तो धातुओं को आप प्राप्त कर सकते हो कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर आप धातुओं को प्राप्त करते हो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। फिर आती है आपके पास में कार्बन के उपयोग से अपचयन। अब यहां पर क्या होता है कि धातुएं जनरली संयुक्त रूप में मिलती है। उदाहरण के लिए जिंक अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेगा बेटा जिंक कार्बोनेट के रूप में, जिंक कार्बोनेट के रूप में मिलता है, या फिर आपको जो खोदोगे तो आपको जनरली जिंक का सल्फाइड मिल जाएगा। इत्यादि रूप में जिंक प्राप्त होता है जमीन से। लोहा हमें लोहे के ऑक्साइड जैसे कि Fe2O3 इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है। अब मेन टास्क क्या है कि इनसे धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसमें हम धातुओं के जो भी ऑक्साइड होते हैं इनको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद बेटा तो आपके पास जो भी धातु के जो संयुक्त रूप है, जो यौगिक है, इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा कि ये धातु के ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं और फिर हम लोग कार्बन के माध्यम से इसका अपचयन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। और जो आपके पास में अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होती है जैसे कि सोना, चांदी, ये बेटा प्रकृति में मुक्त रूप में हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारे पास में धातु निष्कर्षण जब किया जाता है तो धातु निष्कर्षण हमको 3 रूपों में करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में धातु जो होती है वो अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। अयस्क का हमें सांद्रण करना होता है, यानी कि हमें इसको गंदगी निकालनी होती है। हमारे पास में जो गैंग होता है ना, गैंग मतलब कि जो गंदगी है, जो भी आपके पास में धातुओं के अंदर गंदगी है उसको पृथक करना ही हमारे पास में मकसद होता है। तो ये हमारे पास में पृथक्करण करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब जैसे मैंने समझाया था आपके पास में कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो कैसी होगी बेटा, यह हमें समुद्रों से प्राप्त होती है। समुद्रों में लवणों के रूप में हमें प्राप्त होती है, और समुद्रों के जो लवण होते हैं हम उनका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है। अब विद्युत अपघटन की प्रोसेस क्या होती है आपको बता दूं, वो डब्बा होता है जहां पर आपके पास में एक इलेक्ट्रोड होता है बेटा, और एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो यहाँ पर आप जब बैटरी जोड़ते हो जिससे, तो यहाँ पर हमारे पास में एक तरफ एनोड रहेगा, एक तरफ क्या पाया जाता है? कैथोड पाया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अब मुझे नमक का पृथक्करण करना है। मुझे क्या करना है? नमक के जलीय विलयन से, मुझे नमक के जलीय विलयन से सोडियम धातु चाहिए। तो मान लो ये नमक का जलीय विलयन है, ये क्या है मेरे पास में? NaCl का विलयन प्राप्त है मेरे पास में, है ना, मैंने घोल के रखा हुआ है इसको। तो ये मेरे पास में नमक का विलयन है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एक डालूंगी एनोड, एक डालूंगी कैथोड। एनोड क्या होता है? धनावेशित होता है। तो बैटरी का धन जिससे जुड़ता है उसे एनोड कहा जाता है, बैटरी का ऋण सिरा जिससे जुड़ता है उसे कैथोड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होने वाली है बेटा? विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? कैथोड पे है ऋणावेश। कैथोड पे कौन सा आवेश पाया जाता है? कैथोड पर पाया जाता है ऋणावेश। और हम जानते हैं कि धनावेशित जो धातुएं होती है वो हमेशा ऋणावेश से आकर्षण करेगी, है ना। इनके पास में अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास में जो कैथोड है उसके ऊपर सोडियम धातु जो है वो क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है नमक में जो सोडियम आयन है वो जाएंगे कैथोड पर, और जो क्लोरीन आयन है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे एनोड पर। तो यहाँ से निकल जाएगी क्लोरीन गैस और यहाँ मिल जाएगी आपको सोडियम धातु। सिमिलरली आपके पास में बेटा जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं है, तो जनरली निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है वो आपको मुक्त रूप में मिल जाती है। मुक्त रूप मतलब कि ये जनरली आपको बस आपने खोदा, थोड़ी बहुत गंदगी होती है, साफ करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, यानी कि आप मुक्त रूप, जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं है तो ये मुक्त रूप में पाई जाती है। इनके जो भी अयस्क होते हैं, इनके अयस्कों को हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, और गर्म करने से ही हमें क्या मिल जाती है? शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है? गर्म करना, तापन करना है। ताप देते जाओ,
गर्म करते जाओ और हमें धातु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। चलो अब मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेटा, तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ लिख दे रही हूं, जैसे कि लोहा, जिंक, लेड, है ना, टिन इत्यादि, ये जो धातुएं होती कैसी, मध्यम अभिक्रियाशील। अब इनके जो अयस्क मिलते हैं वो 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। 3 रूप आप लिख सकते हो। तो इसमें 3 रूपों में सबसे पहला रूप जो है बेटा मैं उसको लिख देती हूँ, और वो है आपके पास में ऑक्साइड, है ना। इनका जो एक अयस्क होता है वो होता है ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। दूसरे जो अयस्क होते हैं बेटा वो होते हैं या तो कार्बोनेट हो गए, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, या फिर इसको आप निकाल सकते हो सल्फाइड अयस्क के रूप में। अब सल्फाइड मतलब कि बेसिकली सल्फर जो है वायुमंडल की उससे अभिक्रिया करके रहेंगे, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में अभिक्रिया करके रहेंगे, या फिर वायुमंडल की ऑक्सीजन से ये धातुएं अभिक्रिया करके पहाड़ों में रहती है, सिंपल बात में भाषा में बोला जाए तो जो सल्फाइड होते हैं बेटा उनको आपको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। सबको गर्म करना है, गर्म सबको करना है, तापन सबको करना है हमको, है ना। लेकिन हमारे पास करना क्या है कि सल्फाइड को जब आप लोग गर्म करते हो तो इसे करना है वायु की उपस्थिति में गर्म। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया का एक नाम होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है, और इसे कहते हैं बच्चा कि यह भर्जन है। भर्जन अभिक्रिया में क्या करते हो आप लोग, भूंजते हो। तो वायु की उपस्थिति में हम भर्जन कर रहे हैं, यानी कि तापन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में तापन करते हैं, और तापन करने से आपके पास में जो भी अयस्क होता है उसका हमें क्या मिल जाता है, उसका हमें प्राप्त हो जाता है ऑक्साइड। हाँ जी, हमें क्या मिल जाता है, ऑक्साइड। उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो उदाहरण के लिए आप सभी लोगों ने देख रखा होगा कि मान लीजिए मेरे पास में एक जिंक का सल्फाइड है, ZnS है। तो इसको मैं जब तापन कर रही हूँ, है ना, मैं क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि O2 की उपस्थिति में गर्म कर रही हूँ। वायु मतलब कि O2, तो आपको मिलेगा जिंक का ऑक्साइड, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त हो जाती है। परंतु जब मैं बात करती हूँ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो यहाँ से जो कार्बोनेट है बेटा, तो कार्बोनेट मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास में जिंक का कार्बोनेट है, तो यहाँ पे आप वायु की यानी O2 की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करते हो, बिना ऑक्सीजन के गर्म करते हो। इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है बेटा निस्तापन। निस्तापन मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो विदाउट ऑक्सीजन। और यहाँ पर जब आप ये करते हो, इसका उदाहरण देते, जैसे मान लीजिए जिंक का कार्बोनेट है ZnCO3, तो इसको आप बिना ऑक्सीजन के, देखो डायरेक्ट तुम गर्म कर रहे हो, डायरेक्ट गर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, देखो यहाँ पे हमारा काम था कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ऑक्साइड। तो आप देखो क्या मिल गया आप लोगों को, धातु का ऑक्साइड मिल गया। तो ये हमारा मेन मकसद है। अब इस ऑक्साइड से हमको शुद्ध धातु को प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, तो फॉर दैट हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो भी ऑक्साइड होते हैं ना, तो ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ अपचयन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ अपचयन कर देते हैं। उदाहरण के लिए जिंक की बात करते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग जिंक धातु की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जिंक धातु का ऑक्साइड है, इसको जब कार्बन से अभिक्रिया करवाऊंगी, गर्म करूंगी, भट्टी के अंदर डालूंगी, तो यहाँ पर बच्चा जो जिंक है वो अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होकर के बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, एंड इससे हम लोग कहते हैं आपका बेसिकली कि ये कार्बन से अपचयन अभिक्रिया हुई, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो इसे कहा जाता है बच्चा आपके पास धातु की प्राप्ति करना। इसके अलावा एक और अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम में, थर्मिट अभिक्रिया भी एक धातु निष्कर्षण की बहुत ही बेहतरीन विधि है। इसमें जैसे लोहे का ऑक्साइड होता है Fe2O3, तो लोहे के ऑक्साइड में क्या करते हैं बच्चा, लोहे का जो ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें जलता हुआ एल्यूमिनियम डाल देंगे, और ये एल्यूमिनियम क्या करता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये लोहे को विस्थापित करके खुद Al2O3 का निर्माण करता है और हमें लोहा देता है। और ये लोहा जो होता है बेटा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है।
और इसीलिए इसे अब थर्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो लोहा पिघल गया, इतनी ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होती है। आप भी जानते हो लोहे को पिघलाने के लिए लगभग बेटा आपको मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो देना पड़ता है, ठीक है। इससे ज़्यादा का तापमान देने पर वो पिघलता है, और आप सोचो कि वहाँ पर पिघला हुआ लोहा मिल रहा है इस अभिक्रिया में, इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर सभी को? तो ये आपके पास में कहलाती है थर्मिट अभिक्रिया। तो देखो पूरा चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक चीज़ बची हुई है इसके अंदर, और वो है बच्चे आपके पास में शुद्ध धातु की प्राप्ति करना। एंड वो जो है कि जब भी आपके पास में जैसे मान लो कि कॉपर और अन्य जैसे मान लो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को आपको प्राप्त करना है, तो एक और विधि होती है जिसमें आप लोग विद्युत अपघटन के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जिस धातु को शुद्ध करना है उसका लवण का जलीय विलयन, यानी कि आपको एक विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा, उसका विद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वो विद्युत अपघट्य आपके पास में धातु के लवण का होना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे कॉपर धातु का प्योरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है, तो मैं यहाँ पर कॉपर धातु का एक लवण कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लूंगी। उसके अंदर मुझे क्या करना है, कैथोड और एनोड डिसाइड करना है। तो एनोड हमेशा, एनोड कैसा होता है बेटा, अशुद्ध धातु का होता है, अशुद्ध धातु का आपके पास एनोड रहेगा। यहाँ से जो भी बेटा आपके पास धातु के जो कण हैं, जो भी आयन हैं, वो निकल करके कहाँ जाएंगे, कैथोड पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और इस प्रकार से आपके पास शुद्ध धातु आपको कैथोड पर मिल जाती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है आपके पूरे के पूरे चैप्टर का वो है संक्षारण। संक्षारण मतलब कि धातुओं का खराब होना या धातुओं के जो मुख्य गुण होते हैं उनका धीमे 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 क्षरण हो जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा लोहे पे इस प्रकार से जंग लगती है, तांबे के बर्तन हरे पड़ जाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा जो चांदी के बर्तन होते हैं उस पर कालापन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो धातु है वो धीमे 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 खराब हो रही है। तो फिर धातुओं को इस संक्षारण से कैसे बचाया जाए, तो बचाने का पहला उपाय हो सकता है आप उसके ऊपर पेंट चढ़ा दीजिए। आप उसके ऊपर पेंट की परत चढ़ा दो, इससे क्या बन जाएगा, धातु सुरक्षित रहेगी और वायुमंडल संपर्क टूट जाएगा। दूसरा तरीका है धातु के ऊपर तेल या ग्रीस लगा दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपके पास में वायुमंडल संपर्क टूट जाएगा और धातु सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आप लोग किसी दूसरी धातु का लेप चढ़ा दो जो कि कम अभिक्रियाशील है। इससे क्या होगा, कम अभिक्रियाशील धातुएं अभिक्रिया नहीं करेंगे तो अंदर की धातु हमारी सुरक्षित रह जाती है। या आप क्या कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के ऊपर उनकी ही ऑक्साइड की परत चढ़ा दीजिए। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जो एल्यूमिनियम धातु होती है, आपको भी पता है कि एल्यूमिनियम जैसी धातुएं जो होती है वो अपने ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जिससे ये ऑक्साइड की परत अंदर की मेटल को सेफ रखती है ना। तो ये एक विधि हो सकती है। या आप क्या कर दीजिए, लोहे के ऊपर जो जस्ता होता है उसका परत चढ़ा दीजिए, इसे गैल्वेनाइजेशन या यशदलेपन कहा जाता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर मिश्र धातु को बना सकते हो। मतलब आप एक धातु को दूसरी धातु के साथ में मिक्स करके मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हो, और ये मिश्र धातुएं भी कैसी होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। उदाहरण के लिए आपके पास में पीतल, तो पीतल जो होती है बेटा वो तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई कैसी है, मिश्र धातु होती है, और ये हमारे घरेलू बर्तनों में प्रयोग में लाई जाती है। सिमिलरली जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर और निकेल और जिंक को मिलाया जाता है। गन मेटल में कॉपर निकेल और कॉपर टिन और जिंक होता है। मैनल मेटल में कॉपर निकेल लोहा और मैंगनीज होता है। कांसा बेटा कॉपर और टिन से मिलकर बनाई जाती। तो आप कह सकते हो कि आपके पास में जो धातुएं होती है उनको मिक्सचर यानी मिश्र धातु में रूपांतरित कर भी आप क्या कर सकते हो, आप एक प्रकार से बहुत ही मस्त मिश्र धातु को तैयार कर सकते हो। और ये बेटा बहुत ही प्रोटेक्शन देता है, आपकी धातुएं सालों साल खराब नहीं होती। उदाहरण के लिए स्टील भी लोहे की मिश्र धातु कहलाती है। तो बेटा ये था आपका वन शॉट रिवीजन। आई गेस कि आपके रिवाइज पर्पस के लिए ये चैप्टर मैंने काफ़ी कम समय में एंड इफिशिएंट वे में आपको कवर अप करवाया है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस।